गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है। आज हमारी पॉलिटी की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति से संबंधित हमने पहली क्लास ले ली है। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित दूसरी क्लास लेते हैं और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं। और आज हम राष्ट्रपति से संबंधित हर अनुच्छेद के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हमने उसकी कुछ ट्रिक्स देखी, आज हम एक छोटी ट्रिक और देखेंगे और उसके बाद एक एक अनुच्छेद को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। समझ में आया? चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब इसकी एक और ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद हम राष्ट्रपति के हर अनुच्छेद को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक और छोटी सी ट्रिक है हमारे पास अनुच्छेदों को याद करने की कि शर्तें शपथ का महारिक्त, शर्तें शपथ का महारिक्त, शर्तें शपथ का महारिक्त। तो इसको समझते हैं हम इस ट्रिक को कि शर्तें यानी अनुच्छेद 59, अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। क्या है? तो राष्ट्रपति पद की शर्तें अनुच्छेद 59 में। ठीक। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। और महा यानी होता है महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है अनुच्छेद 61 में महाभियोग। और रिक्त, तो रिक्त का अर्थ है पद रिक्त। तो अनुच्छेद 62 के अंतर्गत रिक्त का अर्थ है पद रिक्त। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, तो यह सब 62 में। तो हम देखते हैं दोबारा इस पूरी ट्रिक को कि शर्तें शपथ का महा और रिक्त। तो शर्तें यानी राष्ट्रपति पद की शर्तें अनुच्छेद 59 में, और शपथ तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। महारिक्त तो अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। महा यानी महाभियोग और पद रिक्त यानी पद रिक्त। तो अनुच्छेद 62 में पद रिक्त। तो समझ में आया आप सभी को? अब हम आगे चलते हैं और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। तो अनुच्छेद 52 हम शुरुआत करते हैं आज अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 क्या कहा गया है इसमें राष्ट्रपति के विषय में? तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। समझ में आया? बस इसमें इतना कहा गया है। फिर आगे चलते हैं। अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53
अनुच्छेद 53 में देखते हैं क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार व स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक, क्या कहा गया इसमें कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से, राष्ट्रपति के अधीनस्थ जैसे कि मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी हैं, तो इनके माध्यम से वह इन शक्तियों का प्रयोग करेगा और संविधान के अनुसार करेगा। ठीक, इसके अलावा क्या कहा गया है कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। जैसे अपन जानते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तो इस अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, यानी राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कहा गया है। समझ में आया? तो चलते हैं और इसके बारे में लिखते हैं कि अनुच्छेद 53 में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या कहा गया इसमें कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार व स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से, स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। स्वयं या अपने अधीनस्थों अधिकारी, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। समझ में आया इतना? नंबर 2 पर है कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। नंबर 2 कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, तो
आपको समझ में आया कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। ठीक। और संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, जिसे आप समझते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। परंतु इसमें कहा गया है कि अब हम तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। क्या कहा गया है इसमें? तो नंबर 3, किंतु इस अनुच्छेद की कोई भी बात, अनुच्छेद नंबर 53, अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद की कोई बात जैसे कि विधि के तहत राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी के लिए दिए गए कार्य राष्ट्रपति में निहित नहीं समझे जाएंगे। यानी राज्य की सरकार को जो पावर है या अन्य प्राधिकारी को जो पावर है वह राष्ट्रपति के अंतर्गत जो पावर है उसमें नहीं समझी जाएंगी। यह विशेष बात इसमें कहा गया है कि विधि के तहत राज्य की सरकार, विधि के तहत राज्य सरकार, विधि के तहत राज्य की सरकार या राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी के दिए गए कार्य राष्ट्रपति में निहित नहीं समझे जाएंगे। तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो राज्य की सरकार है उन्हें जो पावर है या किसी अन्य प्राधिकारी को जो पावर दी गई है उसे राष्ट्रपति में निहित नहीं समझी जाएंगी। ठीक, समझ में आया? अगली बात क्या है विशेष? तो अगली बात है कि संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति से भिन्न किसी प्राधिकारी को कार्य सौंप सकती है। समझ आया कि संसद जो कानून बनाएगी उसके तहत वह किसी अन्य प्राधिकारी को भी कुछ कार्य सौंप सकती है। ठीक, इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति से भिन्न किसी प्राधिकारी को कार्य सौंप सकती है। ठीक, संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति से भिन्न किसी प्राधिकारी को कार्य सौंप सकती है। समझ में आया इतना? तो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 54 पर। अब हम चलते हैं। तो अनुच्छेद नंबर
54। संविधान के अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में? तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल शामिल किया गया है। तो राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल इसमें शामिल किया गया है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं इसके बारे में देखते हैं कि इसमें आते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। समझ में आया? नंबर फर्स्ट है कि संसद के निर्वाचित सदस्य और नंबर 2 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। एक है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। प्लस इसके साथ ही 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभा को भी इसमें शामिल किया गया है। कौन से संशोधन के द्वारा? तो 77वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1992 में। किस किस को शामिल किया गया है? तो दिल्ली प्लस पांडुचेरी को इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक, तो विशेष नोट कि 77वें संविधान संशोधन के द्वारा 77वां संविधान और संशोधन 77वां संविधान संशोधन 1992 कब हुआ? 77वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली व पुडुचेरी को भी शामिल किया गया। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिल्ली व पांडुचेरी को भी शामिल किया गया। ठीक, दिल्ली व पांडुचेरी को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अब हम एक बार समझते हैं निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल। तो पहले हम समझते हैं संसद के 2 सदन हैं। कितने सदन? 2 सदन। एक है राज्यसभा और नंबर सेकंड है लोकसभा। एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अब राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं 12। तो 12 सदस्य क्या है? मनोनीत। तो 12 सदस्य होते हैं मनोनीत और 233 सदस्य होते हैं निर्वाचित। ठीक, 12 सदस्य मनोनीत और 233 निर्वाचित। ठीक, और लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 500
543। कितनी? तो 543। और सभी सदस्य होते हैं निर्वाचित, क्योंकि मनोनीत का प्रावधान हमने हटा दिया है। सभी सदस्य होते हैं निर्वाचित। राज्यसभा में सभी सदस्य होते हैं निर्वाचित और मनोनीत का प्रावधान हमने लोकसभा में हटा दिया है। तो संसद में 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 233 सदस्य निर्वाचित। ठीक, तो केवल ये निर्वाचित सदस्य और ये 543 निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं शामिल किया गया है। बाकी इन 12 सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है। इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को। आगे चलते हैं। विधानसभा। तो विधानमंडल में भी 2 सदन हैं। एक नंबर विधानसभा, एक है विधानसभा, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। एक है विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, अब विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के मतदान में शामिल होते हैं। और विधान परिषद के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं, उनमें से कोई भी इसमें शामिल नहीं होता। यानी विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होती। ठीक, समझ में आया? इतना, केवल निर्वाचित सदस्य ही विधानसभा के शामिल होते हैं। ठीक, आप सभी को समझ में आया? एक बार दोबारा से हम समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। हमने यहाँ से शुरू किया है कि राष्ट्रपति, सबसे पहले हमने यह ट्रिक देखी कि शर्तें शपथ का महारिक्त, जिसमें अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्तें हैं, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, अनुच्छेद 61 में महा यानी महाभियोग और रिक्त यानी पद रिक्ति। तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति से संबंधित पद रिक्ति का वर्णन है। फिर हमने देखा कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर हम आगे चले और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। किसमें है? तो राष्ट्रपति में निहित है संघ के सर्वोच्च रक्षा बलों का समादेश। ठीक, समझ में आया? फिर हमने आगे देखा कि किंतु इस अनुच्छेद की कोई भी बात जो कि विधि के तहत राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी के दिए गए कार्य राष्ट्रपति में निहित नहीं समझे जाएंगे। यानी यदि राज्य सरकार या किसी अधिकारी को कोई पावर है तो वह राष्ट्रपति के तहत नहीं समझी जाएगी। ठीक, तो विधि के तहत राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी के दिए गए कार्य राष्ट्रपति में निहित नहीं समझे जाएंगे। ठीक, और सेकंड विशेष बात हमने देखी कि संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति से भिन्न किसी प्राधिकारी को कार्य सौंप सकती है। क्या? तो विधि बनाकर संसद कोई भी कानून बनाकर किसी अन्य अधिकारी को भी कोई भी कार्य सौंप सकती है। इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, समझ में आया? अब हमने अनुच्छेद 54 के बारे में देखा कि
अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को शामिल किया गया। निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्य, क्या? तो निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक, समझ में आया? अब नोट कि 77वें संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन कब? तो 1992 में। 77वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा को भी शामिल किया गया। ठीक। निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के 2 सदन है, विधानसभा, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं मनोनीत। तो इन सदस्यों को राष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं है, केवल जो निर्वाचित सदस्य होते हैं 233 वे वोट देते हैं, और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट देते हैं। फिर विधानमंडल के अंतर्गत 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को वोट देते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अन्य क्लास में हम और भी विस्तार से राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। तो मुझे अपेक्षा है कि आपको यह सब समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी को। आप सभी की पढ़ाई इसी प्रकार से जारी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ, और आप बहुत जल्द किसी न किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करें, किसी न किसी पद को सुशोभित करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।